गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको वापस से उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रही हूँ। ये थर्ड वीडियो है मेरा। मैंने आपको कल जो करवाया था उसमें करवाया था बैकड्रॉप्स ऑफ द इलेक्शन या पृष्ठभूमि। फोर्थ इलेक्शन जो हुए थे 1967 के, उसके बारे में। उसमें मैंने बताया था आपको कि बैकड्रॉप्स या पृष्ठभूमि क्या थी। उसके दो बताए थे, एक तो इकोनॉमिक फेलियर रहा था इसकी वजह से, और प्रोटेस्ट मूवमेंट्स चले थे, और साथ में हमारे यहाँ दो बहुत अच्छे एफिशिएंट पीएम की जो है वो डेथ हो चुकी थी। इसके बाद में मुझे आज करवाना था यहाँ पे नॉन कांग्रेसिज्म या गैर कांग्रेसी हवा। नॉन कांग्रेसिज्म या गैर कांग्रेसी हवा का मतलब ये कि 3 इलेक्शन तक कॉन्टिन्यूटी में जो है कांग्रेस ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी से बहुत ज्यादा वोट्स लिए थे और अपोजिशंस पार्टी नहीं के बराबर थी। मैंने आपको बताया था सेकंड लार्जेस्ट पार्टी सीपीआई थी, वो भी बहुत ही कम वोटों के साथ में जीती थी। अब ये इलेक्शन जो है इसने पूरे ही पॉलिटिकल सिस्टम को उस समय के चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा चेंज हुए, इसीलिए इसको लैंडमार्क ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। उसका कारण क्या था कि नॉन कांग्रेसिज्म मतलब गैर कांग्रेसवादी। पहली बार ऐसा हुआ कि जो कांग्रेस के विरोधी थे, अपोजिशन पार्टी वाले थे, उन्होंने मिलकर एक अपना अलग से फ्रंट बनाया और इसको जो हवा दी है या इसका जो नाम दिया है नॉन कांग्रेसिज्म, इसमें 1 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जाता है किसने दी थी। वो थे मिस्टर राम मनोहर लोहिया। ये सोशलिस्ट थे और ये जो है नेहरू के समय में भी उनकी कुछ कामों को लेकर उन्होंने उनका विरोध जाहिर किया था। तो राम मनोहर लोहिया जो थे उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन जो है वो यूनाइटेड हो जाता है तो हमारे जो वोट डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिंपल मेजोरिटी सिस्टम है, जो वोट डिवाइड हो जाते हैं तो वो वोट जो है अपोजिशन वालों के यूनाइटेड हो जाएंगे और हम कांग्रेस को इजीली हरा पाएंगे। इसी को हम नॉन कांग्रेसिज्म कहते हैं। भले ही उनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो यूनाइटेड हुई है, तो उनकी डिफरेंट जो है आइडियोलॉजी थी, डिफरेंट जो है प्रोग्राम्स थे, और उन्होंने इस तरह से अपना एक कांग्रेस के अगेंस्ट में एक अलायंस जो है तैयार किया। इसको हम नॉन कांग्रेसिज्म कहते हैं। इसके बाद इलेक्शंस हुए और ये इलेक्शंस को जो रिजल्ट आए उसी रिजल्ट के बेस में इस इलेक्शन के जो रिजल्ट है उसको कहते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में एक अर्थक्वेक आया, यानी कि भूकंप आया। अभी तक जो कांग्रेस स्ट्रांगली वर्क कर रही थी वो उसका जो है इम्पोर्टेंस, उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो गया, इसलिए इसको अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। इसका मेन कारण क्या था कि मार्क द डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस। 1967 का जो इलेक्शन है वो कांग्रेस का डिक्लाइन का टाइम शुरू हो गया। कांग्रेस क्यों कहा जाता है? बिकॉज कांग्रेस गॉट अ मेजोरिटी। कांग्रेस ने मेजोरिटी तो ली बट उन्होंने टोटल जो सीट थी या जो टोटल वोट्स थे उसको सिक्योर बहुत कम किया। जो सिंस 1952 के जो इलेक्शंस हुए, 1957 के जो इलेक्शंस हुए और 1962 के जो इलेक्शंस हुए उसके कंपैरिजन में इन्होंने बहुत ही कम वोट जो है सिक्योर किए थे। इन्होंने कांग्रेस ने 520 में से ओनली 283 वोट जो है वो सिक्योर किए हैं, जबकि थर्ड इलेक्शन जो हुआ था 1962 वाला उसमें कांग्रेस ने 361, इसकी जगह कितने किए थे? 361 जो है वोट जो है उसने हासिल कर लिए थे। तो इसलिए ये चेंजेस आए, एक तो इसलिए इसको अर्थक्वेक कहते हैं। दूसरा, इसके जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, इवन जो पार्टी का प्रेसिडेंट था, कौन? के कामराज, जो तमिलनाडु से इलेक्शन लड़ते थे और वो भी अपना इलेक्शन जो है हार गए। मतलब इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता, बाद में आप पढ़ोगे इसको सिंडिकेट में,
तो ये अपना इलेक्शन आ गए। अतुल्य घोष जो वेस्ट बंगाल में थे वो इलेक्शन जो है हार गए थे। एस.के. पाटिल जो कि महाराष्ट्र में थे वो अपना इलेक्शन हार गए थे। तो इसलिए इसको इंडियन पॉलिटिक्स में जो है अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। और इस बार पहली बार था, मैंने आपको एक पहले टेबल बनाई थी, उसमें बताया था कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी सीपीआई थी जिसने 16, 27 और 29 सीट सिक्योर करी थी। अब इस बार जो है क्योंकि विपक्षी जो था, अपोजिशन जो था वो यूनाइटेड हो गया, इसलिए स्वतंत्र पार्टी जो है उसने सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रही और 44 सीट जो है वो सिक्योर की। जनसंघ जो थी वो 35 जो कि श्याम प्रसाद मुखर्जी ने एस्टेब्लिश की थी, उसने 35 सीट्स जो है हासिल की। सीपीआई जो है उसने 23 सीट्स और सीपीआई एम जो है उसने 19 सीट्स जो है ली। अगर आप अपोजिशंस को देखें तो इस बार अपोजिशन बहुत अच्छे रूप में इकट्ठा, क्योंकि एक तो यूनाइटेड था इसलिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की भूमिका भी वो निभा सकता था। इसके अलावा ये तो थे हमारे सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शंस हुए, लोकसभा के इलेक्शंस। साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस भी हुए थे। तो उस स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में भी कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम अपनी सारे स्टेट्स में मेजोरिटी नहीं ली थी। नियर अबाउट 9 स्टेट्स में से उसकी मेजोरिटी जो है वो खत्म हो गई थी। 9 स्टेट्स में से कौन कौन सी थी? जहाँ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म्ड हुई या मिली जुली, हम इसको संयुक्त विधायक दल भी कहते हैं, एसवीडी, उसमें बनी है। गठबंधन सरकारें भी हम इसको कह सकते हैं। तो कोलिएशन गवर्नमेंट्स वो स्टेट्स थी, कई बार इसमें मैप वर्क में भी पूछ लिया जाता है। वो स्टेट्स थी तमिलनाडु। तमिलनाडु में मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो डीएमके थी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, वो उसने अपने आप में अकेले ही कांग्रेस के अपोजिशन में अकेले ही स्ट्रांगली जो है वोट्स जो था वो सिक्योर किए और उसने गवर्नमेंट फॉर्म करी थी। वेस्ट बंगाल, इसके बाद में ओडिशा, मध्य प्रदेश, एमपी और पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, केरला, ये 9 स्टेट्स थे जिसमें कांग्रेस ने अपनी मेजोरिटी जो थी वो लॉस्ट कर दी। और या तो वहां पर अपोजिशन गवर्नमेंट टोटली कोई सिंगल पार्टी थी या जनरली यहाँ पर मिक्स्ड गवर्नमेंट जो है, मतलब अपोजिशन जो था वो संयुक्त विधायक दल या कोलिएशन गवर्नमेंट जो है वहां पर फॉर्म्ड की गई थी। कोलिएशन गवर्नमेंट के बाद में यहाँ पर तमिलनाडु में तो ये भी एक स्लोगन दिया गया था डीएमके में। उस समय तमिलनाडु को मद्रास के लिए नाम से जाना जाता था और उन्होंने ये कहा था, हिंदी, मैंने आपको बताया था ना कि हिंदी विरोधी या प्रोटेस्ट मूवमेंट्स जो चले थे, उन्होंने कहा था इंग्लिश एवर और हिंदी नेवर, या हिंदी नेवर इंग्लिश एवर, क्योंकि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया था तो इन्होंने उसका अपोजिशन किया था। और ये द्रविड़ मुनेत्र कषगम के लीडिंग रोल में जो है ये मूवमेंट जो है काफी समय तक चलता रहा। तो ये इलेक्शंस के रिजल्ट्स थे जिसकी वजह से इसको अर्थक्वेक का नाम दिया गया है। नेक्स्ट जो है इसका टॉपिक है कोलिएशन गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन, गठबंधन की सरकारें और मिली जुली सरकारें या गठबंधन की सरकारें और दल बदल की राजनीति के नाम से हम इसको जानते हैं। अब दल बदल की राजनीति का क्या मतलब है? मैंने अभी आपको बताया कि 9 स्टेट में जो है इलेक्शंस हुए। बिहार में जो है संयुक्ता पार्टी के रूप में बनाई गई थी वहां पर। इसके अलावा राजस्थान, केवल एक तमिलनाडु था जहां अकेली एक ही पार्टी ने जो है सरकार बनाई थी, बाकी जगह कोलिएशन गवर्नमेंट्स जो है बनी। इसलिए उनके जो आइडियोलॉजीज थे, विचार जो थे, उनमें मतभेद रहा था। इसके कारण वो ज्यादा समय तक कोलिएशन, क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग जब यूनाइटेड होते हैं तो वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाते, उनके आपस में मतभेद शुरू हो गए। बिहार में एसवीडी, उस एसवीडी मतलब संयुक्त विधायक जो थे वो बनाए गए, जिसमें एसएसपी
और PSP दोनों ने प्लस करके सरकार को बनाया था। पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की जो है सरकार बनी। इस तरह से जहां पर भी ये सरकारें बनी वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। मेन रीजन क्या था कि जिस इसके बाद में शुरू हुआ डिफेक्शन। अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि दूसरे MPs और स्टेट है तो नेचुरली MLAs को अपने पक्ष में करने के लिए या तो किसी भी लालच को, या तो कुर्सी का लालच देके, या फिर उनको कोई पैसे का लालच देके, उस समय कुर्सी का ही लालच ज्यादा था, अपनी पार्टी में रखने के लिए एक पॉलिसीज चलाई कि तुम मेरे आ जाओ तो मेरी सरकार बनी रहेगी। तो इसको हम डिफेक्शन या गठबंधन के नाम से जानते हैं, दल बदल की राजनीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, गठबंधन सरकारें बनी। गठबंधन सरकारों में डिफरेंट आइडियोलॉजी थी। वो आइडियोलॉजी डिफरेंट होने की वजह से ज्यादा समय तक साथ में नहीं चली, और जब साथ में नहीं चली तो उसको क्या हुआ कि वो इधर से उधर जाने लगे, खरीद फरोख्त होने लगी। इसी को हम दल बदल की राजनीति कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं डिफेक्शन। ठीक है, अब मैं इसका मीनिंग क्या है, पॉलिटिकल डिफेक्शन का मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या होता है कि जिस दल के टिकट पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस टिकट पे आप जीतने के बाद उस दल को छोड़कर किसी और दल में शामिल हो जाना, या इंडिपेंडेंटली निर्दलीय के रूप में कुर्सी के लालच में या किसी और कारण की वजह से उसमें शामिल हो जाना। इसको कहते हैं हम गिविंग अप द मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी टू विच अ पर्सन बिलोंगिंग और on whose ticket or symbol he or she contested an election and joining another party or group। मतलब जिस सिंबल पर, जिस चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ा है और उस जीतने के बाद, पहले छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में चले जाना और उसको मेजोरिटी शो में हेल्प करना, या इंडिपेंडेंटली अलग से जाकर अपने कोई भी पॉलिटिकल फायदे के लिए, एडवांटेज के लिए उस पार्टी को छोड़ देना जो है वो डिफेक्शन कहलाता है। 1967 का ये जो इलेक्शन था, ये बहुत ज्यादा इस समय चेंजेस आए। मैंने आपको बताया ना कि इसको अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो डिफेक्शन था, इसका एक जुमला इसके ऊपर लागू किया गया, उसको हम कहते हैं आया राम गया राम पॉलिटिक्स। आया राम गया राम पॉलिटिक्स, ये हमारे ही स्टेट से रिलेटेड है, क्योंकि 1967 में जो हरियाणा में भी मैंने आपको बताया था कि मिली जुली सरकार बनी और यहाँ पर भी ये डिफेक्शन बहुत हुआ था। तो गयालाल जो है वो एक MLA था कांग्रेस का, लेकिन उसने ज्वाइन कर लिया यूनाइटेड फ्रंट को। ठीक है, उसके बाद में संयुक्त मोर्चा जिसको हम कहते हैं, अगेन ही ज्वाइन कांग्रेस अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। देन ही लेफ्ट कांग्रेस एंड ज्वाइन अगेन यूनाइटेड फ्रंट। तो ये उसने बार बार दल बदल जो करता गया, इसको हम आया राम गया राम के नाम से जानते हैं। तो ये था डिफेक्शन, और यहाँ तक जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट इसमें है रीजन फॉर द डिक्लाइन एंड डिफीट ऑफ द कांग्रेस इन 1967, कि 1967 में जो कांग्रेस का क्यों डिक्लाइन हुआ, या उसके बड़े बड़े लीडर्स जो थे वो क्यों हार गए, इसके पीछे मेन रीजन क्या रहा था, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।